हेलो एवरीवन। तो आज बहुत दिन के बाद मौका मिला थोड़ा बाहर निकलने का, तो मैंने कहा यार स्टूडियो में तो टाइम नहीं मिलता। प्रशांत सर, आज अपन गाड़ी में ही बैठ के कुछ बात कर लेते हैं एआई और इन सब के बारे में ना। तो एक क्वेश्चन मैं अगर बोलूँ ना, बहुत बेसिक से, कभी कभी बच्चे मुझसे बात करते हैं, तो आई विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक आइडिया कि आप कंप्यूटर से हमें कुछ भी काम कराना है ना, तो हम क्या करते हैं, हम प्रोग्राम लिखते हैं लाइन बाय लाइन, या ऋतिक रोशन बोलता है ना, लफ्ज बाय लफ्ज कोड रन होता है। आप अगर थोड़ा सा भी गलती करोगे तो कंप्यूटर काम नहीं करेगा। और जैसे ट्यूरिंग मशीन में भी पढ़ते हैं ना कि कुछ भी आपने गलत लिखा तो मशीन हॉल्ट कर जाएगी। नाउ दैट इज वन आइडिया। और मैं तो बच्चों को पढ़ाता भी था कि हर चीज जो है वो हमारी डिटर्मिनिस्टिक है, अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, आउटपुट पहले से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। अब जब मैं चैट जीपीटी के एआई तो बहुत दिनों से है, बट पूरा गेम मेरे ख्याल से चैट जीपीटी के आने के बाद चेंज हुआ है। तो ये जो गेम है कि आप आउटपुट प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, या कुछ भी आ रहा है, या कंप्यूटर अंदाजा लगा रहा है, तो कैसे हो रहा है ये? हाउ एआई इज डिफरेंट फ्रॉम हमारा जो ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग है तो एआई का भी प्रोग्राम, तो वो कैसे चेंज हो रहा है, क्या चेंज है इसमें? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा, बहुत बेसिक सवाल है। बट होता ये है कि आप आजकल अगर आप प्रैक्टिकली बात करेंगे तो बहुत लोगों को इस बात की समझ नहीं है। और फैक्ट ये है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल पर समझ है। तो हमको भी एक लेवल तक ही समझ है कि ये किस बेसिकली तरह से काम कर रहा है। और जो शायद इस पे एग्जैक्टली प्रैक्टिकली इंडिविजुअल मॉडल्स पर काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्ट पर काम कर रहे हैं, उसको इंडिविजुअल प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा पता होगा। बट मैं एक जनरल पर्पस चीज बता देता हूँ, जिससे एक अच्छा मेंटल मॉडल जो हमारे बच्चे हैं वो बना सकें, या जो भी देख रहा है वो बना सके। इंडिविजुअल प्रोडक्ट मतलब जैसे कोई एलएलएम पर काम कर रहा है तो उसको उसकी इंटीग्रेसीज पता होंगी। अगर कोई मशीन लर्निंग पर काम कर रहा है, सब जो एआई अम्ब्रेला के अंदर चीजें आती हैं, इंटरनली कौन सी चीज कैसे चल रही है, सबका जो लॉजिक है वो काफी डिफरेंट है। हमको सब चीजें देखने में लगती हैं कि एआई है, एआई है, एआई है, बट इंटरनली काफी सारी चीजें बहुत अलग चल रही होती हैं। इसी तरह से कहने का कि प्रोग्रामिंग किस तरह से चलती है। अब भाई बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, सबके अपने अपने कॉन्सेप्ट्स हैं, अपने अपने तरीके हैं चलने के। तो जैसे लैंग्वेजेस अलग अलग हैं, इसी तरह से अगर आप एआई की बात करेंगे तो एआई में भी अलग अलग प्रोडक्ट्स जो आप यूज कर रहे हैं, कुछ बहुत समय से यूज कर रहे हैं, कुछ एलएलएम्स हमने अभी यूज करने शुरू करे हैं, तो इनका अंदर का चलने का जो तरीका है वो काफी अलग है एक दूसरे से। जैसे एक दो एग्जांपल लेकर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ एआई का बेसिकली अगर हम बेसिक मतलब हम समझने की कोशिश करेंगे तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। तो जैसे आपने बात की ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग में, जब हम पहले प्रोग्रामिंग करते थे तो होता यही था कि आप बेसिकली जो भी लाइन लिखेंगे उसका एक स्पेसिफिक मतलब है, वो प्रोसेसर पर जाएगा और उसका एक स्पेसिफिक वो काम कर देगा। तो एक एक लाइन जो चल रही है वो प्रोसेसर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। जब तक सब चीजें सही से ठीक से चलती रहेंगी तब तक वो उसको चलाता रहेगा। जहां भी कुछ गड़बड़ हुई वो अपने हाथ खड़े कर देगा, भैया मुझे नहीं पता, आपने जो बोला था मैंने तो वही किया। अब सही आए गलत आए सब आपकी जिम्मेवारी है। अब जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा अलग होता है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ये किस तरह से बनाया गया है वो भी। तो यहाँ पॉइंट यही है कि इंटेलिजेंस का मतलब ये नहीं होता कि अगर कोई चीज आपने रट्टा मारा है तो वो पेपर में जाके आप लिख दें, वो बच्चा इंटेलिजेंट नहीं है। इंटेलिजेंस का ये मतलब है, अगर हम नॉर्मल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, कि अगर आपको स्लाइटली नई सिचुएशन मिलती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन मिलती है जो आपने एग्जैक्टली पहले नहीं देखी, आप वो किस तरह से करेंगे। जैसे हमने देखा होगा स्कूल में भी, मैथ्स में होता था, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है कि जो टीचर ने बताया वो तो बच्चों ने हमारे थूक लगाकर चाक लिया, वो तो बिल्कुल याद है। पर अगर पेपर में हमारे कैलकुलेशन भी थोड़ी सी चेंज हो गई, नंबर्स भी थोड़े से चेंज हो गए, तो बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ बच्चों को जिन्होंने उसके लिए रट्टा मारा हुआ है। तो उसमें आप एग्जैक्टली बोल सकते हैं कि वो जो सिस्टम है वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो आपने सिर्फ रटा हुआ था। इसी तरह से मशीन के साथ भी है। अगर हमने मशीन को बताया कि बस ये प्रोग्राम है, एग्जैक्टली ये स्टेप्स करना, जो यूजर बताए ये करना। अगर मान लीजिए हम गेम खेल रहे हैं तो गेम में आप बता रहे हैं अगर यूजर कंट्रोलर इस तरह से चलाएगा तो ये करना, बट अगर उसमें कुछ भी नया हो जाता है तो सिस्टम उसको प्रिडिक्ट कर पाता है या सिस्टम एरर दे देता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अगर आप कोई भी सिस्टम बना रहे हैं तो उसका यही मतलब है कि इनपुट जो है किसी भी सिस्टम में वो पहले से बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है। अगर स्लाइटली डिफरेंट इनपुट आ रहे हैं तो आपका सिस्टम उसके लिए अलग अलग तरह से आउटपुट जनरेट कर पाए। अब उसकी क्वालिटी क्या है, वो कितना सही होगा, कितना बेसिकली खराब होगा, ये देखा जा सकता है। जैसे हम दो चार एग्जांपल ले लेते हैं एलएलएम से पहले के, जहां पर हम एआई यूज करते थे। जैसे बहुत सारे लोगों ने, अगर आप लोग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, नहीं भी यूज कर रहे हैं, गूगल फोटोज करके एप्लीकेशन हमने सबने यूज की है, या बहुत सारे फोटोज के ऐसे एप्लीकेशन है, फोटो एडिटर्स हैं। आप जैसे ही फोटो अपना लोड करते हैं उसके बाद वो अपने आप आजकल एक फीचर दे देता है कि मैं ऑटो एनहांस कर दूं क्या इसको, फोटो में अपने आप अच्छा कर दूं क्या। अब उसको क्या पता अच्छा करने की क्या परिभाषा पहले है। फेसबुक में सबसे पहले देखा था कि वो फेसबुक पे हम फोटो डालते थे, आज से 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ, तो वो इंडिविजुअल पर्सन आइडेंटिफाई करने लगा था कि यार ये है क्या। तो उस समय के लिए तो भाई वो बहुत शानदार चीज थी। करेक्ट। तो जैसे वो फेस आइडेंटिफिकेशन हुआ तो वो एक एप्लीकेशन हुआ आपके एआई का,
कि भाई आपको फेस आइडेंटिफाई करना है। अब मैं आपको पहले बहुत सारे फेसेस दिखाऊंगा, उस पर ट्रेन करूंगा। वो बेसिकली किस तरह से पहले उसकी जो तैयारी की जाती है, उसको जो ट्रेन किया जाता है एआई को, वो अलग सिस्टम है। बट उसके बाद ये होता है कि अब मैं आपको कोई भी नया चेहरा दूंगा और आपको एग्जिस्टिंग चेहरे मेरे पास जितने भी हैं फेसबुक में, अब मान लीजिए फेसबुक पर 2 बिलियन यूजर्स हैं, 3 बिलियन यूजर्स हैं, यानी 300 करोड़ लोग हैं जिनके फोटोज फेसबुक के पास पड़े हुए हैं। अब जब भी कोई नया फोटो आप अपलोड कर रहे हैं तो उसको उन 300 करोड़ लोगों में से बताना है कि ये चेहरा किसका है। और ये धीरे धीरे जब आप इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे तो जो फेस रिकॉग्निशन है उसके तो बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे सिक्योरिटी में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। चाइना जैसे आप कंट्री में जाएंगे तो वहां तो अगर आप सड़क पर भी घूम रहे हैं तो लगातार आपका फेस आइडेंटिफाई होकर पता चलता रहता है कि आप किसने गलत काम किया। सीसीटीवी कैमरे आप लगाते हैं, वहां पता चल जाता है कौन सिटीजन है। तो ये कुछ ऐसे सिस्टम्स पहले बनाए गए थे जिनको आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बोल सकते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक पर्पस होता है कि अब आप ये जो मैं सिस्टम बना रहा हूँ उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस है। तुम्हारा काम सिर्फ फेस आइडेंटिफाई करने का है। और वो जनरली करते कैसे थे इससे पहले कि आप पहले मान लीजिए कोई इमेज आपको मिला, अगर हम फेस आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, या एक बहुत कॉमन प्रोजेक्ट आजकल बच्चे कॉलेज में करते हैं जिसको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन बोलते हैं, कि कैमरे के सामने क्या रखा है बस मेरा एआई सिस्टम ये बता पाए, ये पेन है, ये बॉल है, ये एप्पल है। बेसिकली आप कोई भी चीज रख रहे हैं तो बता पाएगा कि एग्जैक्टली क्या आइटम आपने इसके सामने रखा हुआ है। उसको करने का यही तरीका है। बेसिक जो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन है वो बहुत कम डेटा के साथ भी किया जा सकता है। कि आप पहले क्या करते हैं, इमेज को लेते हैं, उसके बाद इमेज में मान लीजिए आप बाउंड्रीज ढूंढना शुरू करते हैं। जहां पर भी कोई नया ऑब्जेक्ट आपको दिखेगा, कोई इमेज ऐसी तो नहीं होती कि पूरा का पूरा ही ग्रीन कलर है, कहीं पर भी कलर चेंज नहीं हुआ, इसका तो मतलब है कि उस इमेज में आपने कुछ कैप्चर नहीं किया। अगर कहीं पर भी आपने ऑब्जेक्ट्स कैप्चर किए हुए हैं तो क्या होता है, वो देखता है कहाँ कलर चेंज है, पहले बाउंड्री आइडेंटिफाई करेगा, फिर उस बाउंड्री के बेसिस पर अलग अलग देखेगा कि मेरे पास पहले से कौन सी मैंने ऐसी ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी बाउंड्री सिमिलर तरह की होती है। तो होता ये है कि उसको भी वो कर स्टेप बाय स्टेप चीजों में ही रहा है, पर इनपुट पहले से एग्जैक्टली प्री डिफाइंड नहीं है। कि ऐसा नहीं कि मैं एग्जैक्टली ये 4 इमेजेस दूंगा तो ही ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो पाएगा। अगर 4 में से आपने 5वां इमेज दे दिया तो आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो आप उसमें भी करते स्टेप बाय स्टेप ही हैं। बट अभी तक मोस्टली एलएलएम के आने से पहले जितना भी एआई चलता था वो सब बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक पर्पस वाला एआई चलता था। जैसे हम फेस रिकॉग्निशन की बात कर रहे हैं या इमेज एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं, कि बस तुमको इतने ही काम के लिए बनाया गया है, इन्हीं चीजों के बेसिस पर आप ट्रेन, जो हमारा एआई है उसको ट्रेन करेंगे और उसी चीज के बेसिस पर वो आपको रिजल्ट दे रहा होगा। कैसे? जैसे मैंने अभी बताया, अगर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो वो पहले लाइंस फिगर आउट करेगा कि कहाँ बाउंड्री, मान लीजिए आपने उसके सामने एक एप्पल रखा हुआ है तो वो देखेगा अभी हम थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहे हैं, बट क्या कोई भी एआई की जो आइडिया है क्या वो बिना न्यूरल नेटवर्क के चल सकता है? नहीं ना, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हाँ, बिना न्यूरल नेटवर्क के नहीं चल सकता। हाँ, तो न्यूरल नेटवर्क क्या होता है ये बताओ फिर, क्योंकि कोई भी आइडिया जो है, जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं न्यूरल नेटवर्क की कर रहे हैं। न्यूरल नेटवर्क क्या है? न्यूरल नेटवर्क अगर जो हमारा थ्योरेटिकल पार्ट है वहां से स्टार्ट करें तो न्यूरल नेटवर्क का यही मतलब है कि पहले हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इंसान का दिमाग किस तरह से चलता है। बहुत अच्छा। हमारे दिमाग के अंदर होते हैं न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स सब आपस में कनेक्टेड होते हैं। और 2 चीजें होती हैं न्यूरॉन्स में कि हर न्यूरॉन एक लेवल पर कोई काम कर रहा होता है और अपना आउटपुट अगले को पास कर रहा होता है। फिर वो कोई कैलकुलेशन करता है, वो आउटपुट अगले को पास करता है। और होप ये है कि अगर आपके पास बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं तो सब बहुत छोटा अगर काम भी कर रहे होंगे, छोटा क्लासिफिकेशन भी कर रहे होंगे, तो जो फाइनल आउटपुट आप निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो फाइनल आउटपुट आपका आखिर तक निकल जाना चाहिए, या उसके बहुत पास। नॉट एग्जैक्टली। हाँ, एक्यूरेसी तो खैर हमेशा से प्रॉब्लम है एआई में, आगे भी बेसिकली जो आप इसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्यूरेसी है। बट हाँ, किसी भी, जैसे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, वहां पर भी सेम चीज होगी कि आप बहुत सारी लेयर्स हैं। पहली लेयर है, अगर मान लीजिए कि वो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करती है कि इमेज में लाइंस कहाँ हैं, तो वो सिर्फ लाइंस निकालकर अगले वाले को देगी। अगले वाली जो लेयर है न्यूरॉन्स की, उसका काम यही है कि अगर मुझे लाइंस मिली हुई हैं तो मैं उससे पूरी शेप्स क्रिएट कर सकता हूँ क्या, कि कहीं पर डॉटेड लाइंस हैं, कहीं पर चीजें, क्या मैं उसको कंप्लीट कर सकता हूँ, तो वो कंप्लीट करेगा। तो ऐसे भी विजुअलाइजर भी होते हैं बहुत सारे जो सिर्फ आपको फाइनल आउटपुट नहीं दिखाते, जो साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि ईच लेवल ऑफ ट्रेनिंग पर, ईच लेवल ऑफ न्यूरॉन्स पर हमने क्या काम किया है। तो पहले लेवल पर वो सिर्फ डॉट्स आपको कुछ दिखेंगे, अगले जो लेयर आएगी उस पर वो उसकी आउटलाइन बनाना शुरू करेगा, उससे अगली में पूरी शेप बनाएगा, फिर वो शेप को कुछ मैच करेंगे कि आप एग्जिस्टिंग शेप से उसको मैच कर सकते हैं क्या। और ऐसे करते करते आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंचेंगे कि मुझे इस तरह की इमेज लग रही है। उसमें भी जनरली परसेंटेज आती है कि जैसे बहुत सारी आपको ऑब्जेक्ट्स के लिए परसेंटेज देगा कि मेरे हिसाब से 70% ये एप्पल हो सकता है, पर 50% चांस है कि ये एक बॉल हो, क्योंकि लाल कलर की वो भी सिमिलर चीज दिख रही है। पेन होने के चांसेस बहुत कम है, पेन होने के चांसेस सिर्फ 5% ही हैं। और उसके बेसिस पर आप जनरली अपना जो फाइनल आउटपुट है वो दे रहे होते हैं। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है
ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग तो वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो, अल्टीमेटली लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, उसका एग्जैक्ट मतलब कंपाइलर को पता है। जब हम एआई की बात करते हैं, अभी ये जो इतना पॉपुलर हो गया वो ये है कि अभी तक जो हम एआई बना रहे थे वो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए बना रहे थे, जनरलाइज नहीं थे। इसी वजह से शायद किसी के नोटिस में नहीं आ रहे थे, बैक एंड पे ऑलरेडी वो धीरे धीरे काम कर रहे थे। बिल्कुल। आइडिया यही है कि अभी मुझे पता नहीं कितने लोग न्यूरॉन से रिलेट कर पा रहे हैं, हालांकि हमारे चैनल पे उसका कंटेंट भी हुआ, आप देख सकते हो, मैं वीडियो टैग करूंगा। बट आइडिया यही है कि कुछ नोड्स हैं जिसको हमारे पास इनिशियली डेटा नहीं होता। न्यूरॉन ट्रेन करने के बहुत सारे तरीके हैं, इसलिए आजकल लोग बोलते हैं ना डेटा डेटा डेटा, तो दैट इज व्हाई डेटा इज इम्पोर्टेंट। और न्यूरॉन्स के कितने लेयर हैं, वही हमारे दिमाग की तरह हम बेटर इसलिए कि हमारे पास रिलेटिवली बाकी लोगों से बोल सकते हैं बड़ा दिमाग है ना, जानवरों से, तो हम बेटर काम कर पा रहे होते हैं। उसी तरह समय के साथ हमने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स किसी लेयर में कितने होंगे वो बढ़ा लिए और धीरे धीरे नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ा लिए, है ना। और वो इतना कितने काउंट कितना, आई थिंक बिलियंस में हो गया अब तो। करेक्ट, बिलियंस में ट्रिलियंस में। जो जैसे आप आर्टिफिशियल की बात कर रहे हैं, नेचुरल की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। आर्टिफिशियल में जैसे अगर अभी हम बात करें जो जीपीटी का सबसे नया मॉडल है, उसमें 1 ट्रिलियन बेसिकली न्यूरॉन्स आप बोल सकते हैं। तो क्या वो हम ह्यूमन माइंड से ज्यादा है या कम है, ये देखना पड़ेगा अपने को। करेक्ट, मेरे को ह्यूमन माइंड में कितने न्यूरॉन्स होते हैं, बट द पॉइंट इज ट्रिलियन, तो आप समझ लो कि बहुत, अब 1 बिलियन मतलब 100 करोड़ होता है जो इंडिया की जनसंख्या है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो ट्रिलियन मतलब उससे भी 1000 गुना, तो ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और धीरे धीरे सिस्टम इतने कॉम्प्लेक्स होने लगे कि जो मॉडल अभी तक अच्छा ट्रेन हम कर रहे हैं, तो मान लीजिए इमेज रिकॉग्निशन नहीं या कोई भी है, हम लगातार उसे इमेज दे रहे हैं और वो परफेक्ट काम नहीं कर रहा है, जैसे बच्चों को सिखाते हैं, इमेज दे रहे हैं, फिर रिजल्ट देख रहे हैं, रिजल्ट के बेस को उसको बता रहे हैं कि भाई ये तूने सही किया है, गलत किया, सही किया, गलत किया। और जब ऐसा कई करोड़ बार हम कर चुके होते हैं तो धीरे धीरे वो अंदाजा लगाना सीख जा रहा है, ये आई है। अब चीजें इतनी कॉम्प्लेक्स हो गई है, न्यूरल नेटवर्क इतने बड़े हो गए हैं कि बात सिर्फ इमेज प्रोसेसिंग की नहीं है, लगभग हम उसे हर चीज के लिए ट्रेन कर रहे हैं। इवन ये जो चैट जीपीटी और एआई ये सब भी है, जैसे आजकल हम सुनते भी है ना कि हर कोई क्यों नहीं बना पा रहा, रिसोर्स चाहिए, सिर्फ डेटा नहीं चाहिए, हार्डवेयर भी चाहिए उसे ट्रेन करने के लिए। बिल्कुल। कितना मतलब लाइक किस स्केल पे कर रहे हैं लोग, कितना पैसा खर्च हो रहा है। जैसे अभी मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आ रहा, पर जैसे जो ओपन एआई के फाउंडर हैं सैम ऑल्टमैन, उन्होंने अभी ये बोला था कि मुझे ऐसा लगता है कि टोटल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो किया जा रहा है एआई मॉडल्स को ट्रेन करने के लिए, एलएलएम मॉडल को ट्रेन करने के लिए, बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ, और अच्छा। मुझको ऐसा लगता है कि 10 ट्रिलियन से भी ज्यादा, 10 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा का एक हमको फंड बनाना चाहिए, जो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। 10 ट्रिलियन डॉलर, 10 ट्रिलियन डॉलर। तो मतलब उनका यही मानना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि चिप्स कम पड़ जाएंगी क्या सॉफ्टवेयर वो हार्ड लगाने के लिए, नहीं, वो इस लेवल पर अब खेल रहे हैं कि पावर ही कम पड़ जाएगी, बिजली ही नहीं है उतनी। तो हमको नए न्यूक्लियर प्लांट्स लगाने हैं जिनसे हम बिजली बना सकें, नई बिल्डिंग्स बनानी है जिसमें हम बेसिकली चिप्स लगा सकें, नई चिप्स स्पेसिफिकली एआई के लिए बनानी है जिसमें कि एनवीडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है। आप स्टॉक प्राइस खोल के देख सकते हैं कहाँ का कांच हो गया है, हालांकि भी गिरा है कुछ समय से, फिर दोबारा औकात में, बट स्टिल बहुत अच्छा। साथ साथ उनका प्रोडक्शन बहुत तेज होना चाहिए, अभी प्रोडक्शन बहुत कम है, क्योंकि अगेन ये सारी की सारी चीजें वो हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सॉल्व करना, तो उनमें बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे। तो वो ये मानकर चल रहे हैं कि इतना ज्यादा बेसिकली पैसा इसको चाहिए ट्रेन करने के लिए, इसको यूज करने के लिए, कि हमको बहुत बड़े फंड की जरूरत है। अच्छा, तो समझ गए, ये सारी ट्रेनिंग चल रही है। मशीन लर्निंग भी यही है ना, या कोई अलग बात तो नहीं है? करेक्ट, मशीन लर्निंग एक तरह से आप ये बोल सकते हैं कि वो ब्रांच ऑफ एआई है जहां पर आप उसको जो मॉडल है उसको बार बार ट्रेन करते हैं, और वो दोनों तरह की हो सकती है। जो लर्निंग है वो बेसिकली सुपरवाइज्ड हो सकती है, अनसुपरवाइज्ड हो सकती है, जिसका मेन मतलब यही है कि एक तरीका तो ये है, जैसे हमने बहुत सारे इंटरनेट पर एग्जांपल चलते हैं, वीडियोस चलते हैं कि आपने क्या किया, छोटा सा एक कार का गेम है, या मान लीजिए स्नेक एंड लैडर बोल लीजिए, कि आपको स्नेक को फाइनल जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं 100 नंबर तक पहुंचाना है। ठीक है, आप एआई को बोल रहे हैं कि तुम बस पासा फेंकते रहो, तुम्हारे पास बस एक यही चीज है ना। वैसे स्नेक एंड लैडर में तो आपके हाथ में कुछ नहीं होता है, अगर गाड़ी वाला एग्जांपल शायद ज्यादा अच्छा है कि आपको ये पूरा लूप कंप्लीट करके वापस आना है, पर उसको आपने बताया नहीं कि ये बेसिकली गाड़ी आपको कैसे चलानी है, कैसे आपको फाइनल पोजीशन तक आना है, बस आपने जनरल पर्पस करके उसके पास छोड़ दिया। अब वो क्या कर रहा है, वो गाड़ी बहुत सारी गाड़ियां स्टार्ट कर रहा है, बेसिकली मिलियंस ऑफ कार्स एक साथ चलती हैं वहां से। ठीक है, और वो हर एक को देख रहा है कि किसी को मैं लेफ्ट में ले जाकर गड्ढे में डाल दूंगा, किसी को राइट में ले जाकर गड्ढे में डाल दूंगा, बट आप उसको सिर्फ फाइनल आउटपुट बता रहे हैं कि जब आपकी गाड़ी फाइनल फिनिश लाइन तक पहुंचेगी, सिर्फ वो सक्सेसफुल ऑपरेशन है। और उसकी वो दिखाते हैं कि कितनी गाड़ियां कंप्यूटर ने पहले चलाई और आखिर तक नहीं पहुंचा,
और फाइनली फाइनल स्टेज तक पहुंच पाया। तो ये भी एक तरह की अनसुपरवाइज लर्निंग है, जिसमें आप सिर्फ फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं, बीच बीच में उसको चीजें चेक नहीं कर रहे कि आपको अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। इसके अलावा जैसे अगर आप दूसरा एग्जांपल लेंगे इसका रियल कार्स का, जहां पर आप ये सब रिस्क नहीं ले सकते कि कोई गाड़ी लेकर ऊपर से नीचे कूद जाए, तो जैसे टेस्ला का आप एग्जांपल लेंगे, तो वहां पर जो रीइंफोर्स लर्निंग है वो वाला होता है कि वो आप बार बार बताएंगे जब भी गाड़ी का जो एआई है वो कोई गलती करेगा कि नहीं भाई स्पीड ब्रेकर है तो आपको गाड़ी स्लो करनी है, सामने अगर कोई इंसान आ गया है, जानवर आ गया, कुत्ता आ गया, तो आपको एकदम ब्रेक लगाना है। तो इसमें आप उसको फिगर आउट नहीं करने देंगे, आप ये नहीं बोलेंगे पहले 4 आदमी मार दो उसके बाद 5वें में आप सीख जाओगे कि आदमी मर गया, ये अच्छी बात नहीं है। तो आप उसको पहले से ही बता रहे हैं कि जब भी ये कोई दिखेगा तो आपको ये ऑपरेशन करना है। तो ये दोनों ही जो ब्रांचें हैं मिलाकर आप बोल सकते हैं कि मशीन लर्निंग है कि आप जो सिस्टम है वो लगातार अपने आप सीख रहा है, वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट तो है ही है। एक तरीका तो यह कि वो जितना इंटेलिजेंट है उतना ही इंटेलिजेंट बना रहा है। ये जो बात होती है कि भाई ज्यादा तो नहीं सीख जाएगा, इतना तो नहीं सीख जाएगा कि काम करना ही क्यों है मेरे को। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग, दिमागदार लोग इस चीज के बारे में बहुत वरीड है। यही है ना, बिल्कुल उनका थॉट प्रोसेस यही है कि हमको बहुत ज्यादा सरकारी इंटरवेंशन की इसमें जरूरत है, बहुत ज्यादा कानूनों की जरूरत है, बहुत ज्यादा पब्लिक आप ये मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है कि जो भी कंपनी ये सब काम कर रही है उनको बार बार चीजें दिखानी हो, इन्वेस्टिगेटर जाए जो चेक करे। पर आपको ये ध्यान रखना है कि एआई कहीं अपने बारे में ना सोचने लग जाए। वो अभी आप उसको इस तरह से बना रहे हैं कि वो आपके फायदे के बारे में सोचे, एआई सिर्फ अपने फायदे के बारे में ना सोचने लगे। ठीक है, तो ये जो हमने समझा कि यार न्यूरल नेटवर्क कॉम्प्लेक्स होते गए धीरे धीरे ना, और इतने कॉम्प्लेक्स होते, मतलब स्टार्ट विद कि ऐसे हमने शुरू किया था कि 2 नंबर 0 1 एक पहचानना है, हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, या जैसे मैंने एक वीडियो में बात की एंड और गेट के लिए मैंने ट्रेन किया था कि एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन के लिए वो धीरे धीरे अंदाजा लगाना सीख गया वो क्या कर रहा है। बट अभी जब हम बात करते हैं ना शब्द, ये जो LLM ये क्या है, जो चैट जीपीटी के बाद कुछ ज्यादा ही पॉपुलर हो गया, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है, LLM। करेक्ट। मैं इसमें पहले तो एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि जैसे अभी बहुत सारा अगर आप न्यूज़ देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि ओपन एआई जो है वो गूगल को लगातार पीछे छोड़ रही है। इतने सालों बाद, शायद 20 साल बाद पहली बार गूगल का कोई अच्छा कॉम्पिटिटर आया है एआई के स्पेस में या मशीन लर्निंग के स्पेस में। फैक्ट बात यह है कि एलएलएम मॉडल्स भी जिस चीज से बनने शुरू हुए, जिस रिसर्च से बनने शुरू हुए, वो रिसर्च गूगल ने की थी 2018-19। तो बड़ा पॉपुलर रिसर्च पेपर है आई थिंक ना। हाँ, ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स का एक बहुत ट्रांसफॉर्मर बात करेंगे हम। हाँ, ट्रांसफॉर्मर मॉडल का एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर था जो गूगल ने लिखा और 2018-19 में पब्लिक कर दिया कि भाई हमने रिसर्च की है, हमारे हिसाब से ये आप टेक्स्ट प्रेडिक्शन मॉडल जो है ट्रांसफॉर्मर मॉडल यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, और हम इंटरनली इस पे काम कर रहे हैं, बट किसी और को भी काम करना है तो कोई काम कर सकता है। ओपन एआई उस समय तक बन चुकी थी और इन्होंने जो बेसिकली सैम ऑल्टमैन है, इन्होंने कहा कि हमें भी ऐसा लगता है कि ये शायद एक अच्छी चीज हो सकती है। इंटरनली इन्होंने बनाना शुरू किया और जो एक्चुअली इनके सीटीओ थे उस समय, इलिया उनका नाम है, उनको इस पर बहुत ज्यादा यकीन था। इलिया वो अभी वैसे ओपन एआई छोड़कर चले गए हैं, बट उनको इस अप्रोच पर बहुत ज्यादा यकीन था कि ये अप्रोच लड़के का नाम है। हाँ, इलिया लड़के का नाम है। तो वो उससे पहले टेस्ला में एआई हेड करते थे। टेस्ला का जो मशीन लर्निंग था वो हेड करते थे, उसके बाद वो ओपन एआई में चले गए। ओपन एआई में जाके उन्होंने यही काम किया और उनका ऐसा मानना था, हालांकि उस समय बोलते हैं कि कंपनी में इंटरनल लोग मानते थे कि यार ये जो एलएलएम मॉडल है ये करता क्या है बेसिकली, ये सिर्फ आप उसको बहुत सारा टेक्स्ट देते हैं और उसके बाद ये टेक्स्ट में कोई भी अगला वर्ड प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। जैसे अगर आपने हाउ लिखा तो प्रेडिक्ट करेगा कि यार हाउ के बाद जनरली शायद आर आता है, तो हाउ के बाद आर लगा देते हैं। बस ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। इसका टोटल जो कॉन्सेप्ट है, अगर एक लाइन में समझना हो, ऑब्वियसली देयर आर मतलब चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो बस यही करने की कोशिश करता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना था कि इससे कभी भी एक अच्छा एआई सॉफ्टवेयर नहीं बन सकता, सिर्फ वर्ड प्रेडिक्ट करके क्या होगा और कितना ही इंटेलिजेंट वो हो पाएगा कि वर्ड प्रेडिक्शन से क्या ही हो सकता है। बट उन्होंने इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया। ऑब्वियसली वो तो एक रिसर्च पेपर था, उसको उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी की, बहुत ज्यादा डेटा पे इसको ट्रेन करना स्टार्ट किया। आज स्थिति ये है कि पूरे इंटरनेट पर जितना भी डेटा है, आप ये मान लीजिए पिछले 50 साल में अगर आपने कोई एक फेसबुक का कमेंट भी लिखा है, जितना भी डेटा है वो सब पे ये इसको ट्रेन कर चुके हैं। विकिपीडिया, दुनिया की सारी बुक्स, सारी वीडियोस। अच्छा, बीच में वो कर रहा हूँ, आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ट्रेन भी कर चुके हैं। और जैसे उस दिन हम ट्राई कर रहे थे, जो आजकल जो लोकली चलने लगे हैं सिस्टम में, क्या साइज है? 5 GB के आसपास। तो 5 GB में इतने न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करके हमने डाल दिए कि वो उससे कुछ भी पूछो, अकबर कौन था, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, ऑक्सीजन के कंपाउंड, उसको सब कुछ पता है। बिल्कुल। 5 GB में कैसे कर पा रहे हैं यार? हम फेसबुक का एक मॉडल है लामा करके जो ओपन सोर्स है, जिसको कोई भी यूज कर सकता है। तो वो मैं संजीत सर को अपने लोकल सिस्टम पर चलाकर दिखा रहा था कि 5 GB में, वो ऑब्वियसली उनका छोटे वाला मॉडल है, उससे बड़े वाले मॉडल्स भी हैं, 700 GB के भी मॉडल्स हैं जो उन्होंने पब्लिक किए हैं। पर
5 GB में भी एक अच्छा खासा इंटेलिजेंट सिस्टम ये बना पाए। पर अगर LLM, अगेन मैं वापस क्वेश्चन पे आ जाता हूँ, जो आपका क्वेश्चन था कि LLM होता क्या है, ये चीज क्या है, तो LLM बस यही कर रहा है कि आप उसको 5 शब्द लिख के देंगे और वो पहले प्रेडिक्ट करेगा कि छठा वर्ड क्या होगा, फिर छठे वर्ड को भी अपने अंदर मिला लेगा। अब उसके पास 6 शब्द हो गए, फिर बताएगा 7वां शब्द क्या होगा, फिर बताएगा 8वां शब्द क्या होगा। वो बेसिकली बस इतना ही करने की कोशिश कर रहा है बेस्ड ऑन पूरा का पूरा इंटरनेट, सारा का सारा आज तक डेटा उसके पास है। रिसेंट टाइम में इतना पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत अच्छे, लोगों का काम हो पा रहे हैं। करेक्ट, पहली बात तो ये। दूसरा, अभी तक जितने भी एआई मॉडल लोगों ने बनाए थे, जैसे पहली बार नहीं है कि किसी ने टेक्स्ट बेस्ड मॉडल बनाने की कोशिश की है। इमेज के मॉडल पहले से हैं, सब टोटल जनरेशन वाले मॉडल नहीं थे अभी तक। वही था कि मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं क्या, आपकी फोटो खींचते हुए आंख में थोड़ा थोड़ा ब्लू लाइट आ गई है, उसको मैं करेक्ट कर दूं क्या। ये स्नैपचैट और ये सब भी तो काइंड ऑफ एआई है एक लेवल के। करेक्ट, आपके सींग लगा दिए, लाइट थोड़ा इंप्रूव कर दी, बिल्ली बना देता है, फिल्टर्स कर दिए। तो अभी तक ये सब करने की कोशिश थी। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि टेक्स्ट जनरेशन थोड़े एक अच्छे लेवल पर हो रहा है। इससे पहले भी जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ट्राई किया था, उस समय माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही था, इन्होंने एक चैटबॉट निकाला था, मैं उसका नाम भूल गया, एक लड़की के नाम से कुछ चैटबॉट था, वो चैटबॉट इन्होंने निकाला, लॉन्च किया। IRCTC भी ट्राई करता है, IRCTC आस्क दीक्षा पता नहीं क्या, बहुत ही खराब है। हाँ, तो मोस्टली खराब है। उसमें भी यही हुआ था कि वो एक्चुअली एक ऐसा एग्जांपल था जिससे लोगों को बहुत डर लगने लगा। यार स्टार्टिंग में नोकिया के फोन में आता था कि आप कमांड डायल कर लो। ये टोयोटा की गाड़ी इसमें भी है, बट कभी सही नहीं चलता यार। आप बोलो कॉल किसी और को लगा रहा, बोला सुनील को लगा रहा नहीं। हेल्प असिस्टेंट तो बहुत समय से है, आपको याद होगा पहले विंडोज में भी एक क्लिपी करके हुआ करता था, बहुत पहले की बात है। मोस्टली जो हमारी जनता है उसको नहीं पता होगा। हाँ, ये सब घटिया थे अभी तक। तो एक बार बताओ, बीच में टोक रहा हूँ, अब जैसे टोयोटा गाड़ी बना रहा है, तो ये ChatGPT को उठा के क्यों नहीं लगा देता? क्यों दिमाग लगा रहा है अपना बनाने के चक्कर में? वो खराब हो रहा है। जो गाड़ी मैन्युफैक्चरर्स के पास अगर आप बात करेंगे, जो सबसे बड़ी लिमिटेशन है वो 2 चीजों की है। पहली बात तो कंप्यूटर, यानी जो चिप ये गाड़ी के अंदर लगा कर रखते हैं वो बहुत ही ज्यादा लाइट होती है। तो एक, हालांकि इतना बड़ा खर्चा नहीं, अगर आप देखें कोई, अगर शायद बेसिक गाड़ियों में ना आप बात कर पाए, पर अगर 15-20 लाख रुपए से ऊपर की कोई गाड़ी ले रहा है तो 50,000 की एक चिप लगाई जा सकती है, जिसमें रैम भी हो, प्रोसेसर हो अच्छा, ये सब हो, इंटरनेट का कनेक्शन हो जिससे वो अपडेट हो पाए। बट फैक्ट बात यह है, अभी तक जितने कार के मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैंने बहुत बार ही देखा है, उनकी प्रायोरिटी नहीं है। दूसरी ऐसी चीज है जैसे टीवी, आप 2 लाख रुपए का भी टीवी खरीद के लाओगे ना, तो 2 महीने बाद वो स्लो ही हो जाएगा, चैनल चेंज करने में भी मुश्किल है। सब एंड्रॉइड टीवी ये वो बोल रहे हैं, बट पॉइंट यही है कि प्रायोरिटी नहीं है। जब आप दुकान में डिटेल में बात करेंगे, हार्डवेयर के यूज उनका स्लो हो जाता है क्या? कुछ समय के बाद हाँ, कुछ स्लो भी होने लगता है। क्यों? क्वालिटी जो पार्ट्स की है, नहीं क्वालिटी क्या, वियर एंड टियर थोड़ी हो रहा है उसमें? प्रॉब्लम क्या है? वियर एंड टियर होता है, जैसे मेमोरी है, तो उसमें होने क्या लगता है, सिस्टम अपने आप धीरे धीरे फिगर आउट करता है कि मेमोरी के कुछ पैचेज हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो यूज ही नहीं कर रहा, तो उनको यूज नहीं कर रहा है वो। पर उस चक्कर में जो प्रोसेसिंग है वो धीरे धीरे और कम होती जाती है। चलो बेसिक आइडिया हम समझ गए। अब अपनी बात करते हैं, अपने बच्चों की बात करते हैं। बच्चों को क्या करना है, हमें क्या करना है? नॉर्मली असाइनमेंट कैसे करना है ChatGPT से, वो तो ठीक है ना, बट कह रहे हैं या हमें अपनी नोट्स कंटेंट में क्या इंप्रूवमेंट आती है, ठीक है, वो हर आदमी यूज कर रहा है। और जो नहीं कर रहा, मैं तो बोल रहा हूँ भाई करना शुरू करो। और इवन आपके घर में और लोग होंगे और प्रोफेशंस के भी होंगे, डॉक्टर हैं, वकील हैं, सबको करना चाहिए। कभी कभी तो लगता है इतना कॉम्प्लेक्स टास्क था, खुद करते तो क्या ही होता, वो कर दिया उसने खुद, डन, बात समझ आ गई। बट अब तैयारी क्या करें हम? अभी आप ये मान के चलो, हम ये नहीं बात कर रहे कि हमारा कॉलेज में बच्चा, उसे LLM ट्रेन करना है, उसे ट्रेन नहीं करना, उसे अपनी नौकरी चाहिए, उसे कुछ चेंज करना पड़ेगा। क्या सॉफ्टवेयर कंपनी कैसे चेंज होंगी? पहले सर बीच में एक बार आपको टोक देता हूँ, आप 2-4 जो एग्जांपल अभी बोल रहे थे तेजी से ना, वो एक बार बच्चों को बता दीजिए कि किस किस चीज में आप डेली लाइफ में आज की तारीख में AI को यूज कर रहे हैं, ChatGPT को यूज कर रहे हैं, जो आप पहले यूज नहीं कर रहे थे, या पहले वो काम या तो कर नहीं पाते थे, या करते थे तो बहुत मुश्किल से होते थे। करेक्ट, बहुत सारी जगह बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ब्लड टेस्ट कराया या डॉक्टर के पास गए, उसने दवाई लिखी, अब उसने जो लिखी वो ब्रह्म सत्य है, और गूगल पे भी कर लिया तो इतना कुछ खास समझ आता नहीं है ना। ब्लड टेस्ट तो किसी को समझ नहीं आती है, तो पूरा स्कैन किया, ChatGPT में डाल दिया, टेस्ट का जो रिपोर्ट है, टेस्ट की जो रिपोर्ट है, और जो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जो दवाइयां हैं, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको पता लग जाएगी, यार ये 20 पेज की रिपोर्ट है, इसको समराइज करके बता दे, और ये भी बता दे कि एक्शंस ले सकता हूँ मैं। ऑब्वियसली जो प्रॉपर मेडिसिन तो डॉक्टर लिखेगा, बट घर में भी मैं अपने लाइफस्टाइल में क्या चेंज कर सकता हूँ, इस तरह की चीजें। उसके अलावा मान लो PPT है, मेरे को शॉर्ट नोट्स बनाने हैं बच्चों के लिए, पूरी PPT उठा के डाल दी, वो शॉर्ट नोट्स बना रहा है। या कभी कभी कुछ ऐसे आइडियाज होते हैं कि एग्जैक्ट स्पेसिफिक इमेज चाहिए उस आइडिया को समझाने के लिए, वो इमेज हम बना पा रहे होते हैं। आप जिम जा रहे हो, आपको शेड्यूल बनाना है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 60 ग्राम प्रोटीन खाना है, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, प्योर वीगन हूँ, वेजिटेरियन हूँ,
नॉट वीगन, दूध पीता हूँ, वेजिटेरियन हूँ, बताओ मेरे लिए डाइट बना दो। उसने बना दी, मैंने कहा ये 2 चीज मैं नहीं खाता, ये चीज मुझे ज्यादा पसंद है, मॉडिफाई कर दी भाई ने। तो मतलब वो जो असिस्टेंट वाला काम था ना, खुद से करना पड़ रहा था। या मैं योगा करता हूँ बट मेरे लेफ्ट नी में प्रॉब्लम है, तो उसने वो पोस्चर से हटा दिया जहाँ पे उस पे स्टेन आ रहा था, इस लेवल का। जैसे मैं एक एग्जांपल इसमें और ऐड कर देता हूँ, आपको लाइफ में अगर कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट है जो मुझे बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, पढ़ना है, देखिए गूगल सर्च बहुत समय से है, बट सर्च कभी भी ऐसा नहीं होता था कि यार मेरी ये बुक है इसमें सर्च कर दो, मेरी ये पीडीएफ है इसमें सर्च कर दो। गूगल हमेशा अपने आप सर्च करता था जहां उसको सर्च करना है। आज चैट जीपीटी के साथ ये अजीब लोग हैं भाई। अगर एक्सीडेंट, मेरे को लगा एक्सीडेंट हुआ था, नहीं हुआ तो साइड में खड़े हुए बीच में। चलो हाँ आगे। तो अगर कोई भी आपको बड़ा डॉक्यूमेंट है जिसमें से आप चीजें सर्च करना चाहते हैं, तो आप वो चैट जीपीटी को दे सकते हैं कि यार इसमें से सर्च कर दो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक दिन मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि यार मुझे चेक करना है कि मेरी जो ये मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी है इसके अंदर डेंटल कवरेज भी हो जाता है क्या, मैं डेंटिस्ट को जाकर दिखाऊंगा तो उसके पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मैंने कहा आप मुझे पॉलिसी भेज दीजिए, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। उन्होंने मुझे पॉलिसी भेजी। अब मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती है, मुझे लगता है जो डॉक्टर हैं जो पॉलिसी बनाते हैं शायद वो भी नहीं पढ़ पाते हैं। डॉक्टर नहीं, वकील बनाते हैं जानबूझ के कंपनियों से पैसे खा के। तो वो 180 पेज की पॉलिसी थी। वो पापा ने मुझे भेज दी कि भाई इस पॉलिसी में ढूंढ कर बताओ। अब 2 दिन तो मेरे पास पड़ी रही, मुझे समझ नहीं आया क्या करें, अब कैसे मैं पिताजी को बताऊं कि भाई इसमें से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर मुझे लगा कि यार शायद चैट जीपीटी बता पाए। मैंने पूरी 180 पेज की वो जो पीडीएफ फाइल थी उसको ड्रॉप किया। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है वो सरकारी पीडीएफ थी, तो उसमें टेक्स्ट भी नहीं था, बहुत सारी चीजों के फोटो खींचकर डाले हुए थे उन्होंने, पेपर के फोटो खींचकर डाले हुए थे। तो वो भी मैंने 180 पेज की पीडीएफ चैट जीपीटी को डाली और बोला यार डेंटल कवरेज है क्या मेरे पिताजी का, जरा देखकर बता दीजिए। और उसने शायद 4 से 5 सेकंड में मुझे वो एग्जैक्ट कोट निकाल कर दे दिया पीडीएफ में से कि भाई डेंटल कवरेज एक्चुअली नहीं है। अगर आप किसी वजह से हॉस्पिटलाइज होते हैं और दांतों में भी कोई काम है तो कवर है, अदरवाइज कवर नहीं है। तो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स है सरकारी, कल को आप जॉब ज्वाइन करोगे उसमें वो आपको पूरा डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। फॉर्म भरने हैं बहुत सारे, फॉर्म आजकल ये भरने लगा है खुद से। आप फॉर्म डाल दीजिए कि भाई इसमें मेरी डिटेल भर दो आप, या कहाँ कहाँ क्या क्या करना है वो आप कर दीजिए। कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसके बारे में मुझे परवाह होनी चाहिए, सिर्फ वो मुझे पॉइंट्स निकाल कर बता दो इसमें से। मतलब कंक्लूजन ये है, ये तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहाँ यूज आप क्यों नहीं कर रहे। आप जहाँ चाहो वहाँ यूज कर सकते हो। प्रोफेशनली कैसे इम्पैक्ट करेगा हमारे बच्चों को? देखिए अब इसमें दोनों चीजें हैं, अच्छी बात भी है और कड़वी बात भी है। पहले अच्छी बताओ सर। अच्छी बात मैं बताता हूँ कि काम जितना पहले मुश्किल होता था ना, अब काम उतना मुश्किल नहीं है, बहुत सारी चीजें आसान हो गई हैं। जैसे अगर आप कोडिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं, पहले सारा का सारा सिंटेक्स याद रखना पड़ता था, रट्टा मारना पड़ता था कि कौन सी चीज किस तरह से चलती है। अगर नहीं याद आया, अभी अगर मैं पिछले 5-7 साल की बात कर रहा हूँ, तो आप गूगल सर्च करते थे, स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट है वहां जाकर देखते थे, और किसी वेबसाइट पर जाकर सिंटेक्स सर्च करते थे। अगर वहां उससे भी और 2-4 साल पहले की बात करें तो बुक निकाल कर देखते थे। जब मैं कॉलेज में था या जस्ट पास आउट हुआ था, तो जनरली आप देखते थे हर प्रोग्रामर की डेस्क पे 1-2 सेम प्रोग्रामिंग की बुक्स पड़ी होती थी कि चलो यार बुक में से देख लेते हैं एग्जैक्ट, अगर मुझे कोई चीज देखनी है तो जो मैंने पहले पढ़ी हुई है। आज की तारीख में अब आपका जो आईडी आप यूज कर रहे हैं, कंपाइलर आप यूज कर रहे हैं, जैसे VS कोड मोस्टली लोग आजकल यूज करते हैं, हम भी अपने चैनल पर ऑलमोस्ट हर चीज के लिए VS कोड यूज कर रहे होते हैं। उसके अंदर ही प्लग इन आ गया है चैट जीपीटी का, या आप गिटहब वाला अगर यूज करेंगे तो कोपायलट का। आप कोड लिखना शुरू करते हैं, फंक्शन का F लिखते हैं, पहले वो सिर्फ सिंटेक्स कंप्लीट करता था, इमीडिएट शब्द कंप्लीट करता था जो आप लिख रहे हैं। अब ये 5 लाइन का फंक्शन सजेस्ट करने लगता है कि आप ऐसा फंक्शन लिखने की कोशिश कर रहे हैं क्या, आपको 2 नंबर को सम करने का प्रोग्राम लिखना, बस लिखिए फंक्शन ऐड 2 नंबर्स, वो पूरा फंक्शन आपको जनरेट करके वहीं पर दे देगा। तो गलतियां करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग की जो बेसिक चीजें हैं आपको याद नहीं रखनी है, वो बेसिकली थोड़ा सा आसान हो गया, समय उसमें बचता है। तो पहले जो प्रोजेक्ट बनाने में आपको ज्यादा समय लगता था, वो प्रोजेक्ट आप थोड़ा कम समय में बना सकते हैं, और रट्टा मारने की बहुत सारी चीजों की आपको जरूरत नहीं है। ये तो हुई अच्छी बात। अब खराब बात क्या है इसमें? खराब बात यह है कि जो एकदम बेसिक लेवल के काम के लिए कंपनी को बहुत सारे लोग रखने पड़ते थे, वो नहीं रख रही है। तो होता ही है कि अगर ये इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पहली बार नहीं हो रहा है। जैसे अगर आप पहले देखेंगे, पहले रिकॉर्ड क्लर्क करके एक जॉब होती थी बैंक्स में, जहां उस आदमी का काम ही होता था कि बस उसको जो भी रजिस्टर पूरे हो गए हैं, हर ऑफिस के हर डिपार्टमेंट का जो भी डेटा पूरा हो गया, उसको जाकर एक जगह सेव करना है। सरकारी ऑफिस में तो खासकर होता था। हाँ, उसको जाकर एक अलमीरा में लगाना है, और उसके बाद बॉस, इन्विजिलेटर, क्लाइंट कभी भी आकर ये मांगेगा कि भाई उस दिन की फाइल निकालनी है, वो केस लाओ, वो रिपोर्ट लाओ। तो उसका काम सिर्फ ये था कि अलमारी में ठीक से लगी हो फाइल, और जब समय मिले तो वहां से निकल जाए। जब से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आया, ये सब काम ऑनलाइन भी नहीं, कंप्यूटर पे होने लगे, तो उनकी जरूरत खत्म हो गई, रिकॉर्ड क्लर्क की जॉब चली गई। तो ऐसे बहुत सारे काम है जो आप बेसिक लेवल का काम करते हैं तो धीरे धीरे जॉब चली जाती है। अकाउंटेंट्स के जो नंबर पहले चाहिए होते थे वो कम हो गए, क्योंकि अब बही खाता मेंटेन नहीं करना है, किताब में खाता मेंटेन नहीं करना है, बहुत सारी चीजें आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कर पा रहे हैं। तो ये अब प्रोग्रामिंग की जगत में भी होने वाला है पहली बार।
अब ये होगा कि जो एकदम बेसिक लेवल का कोड लिख रहे थे लोग, बहुत सारे मैंने अपने लोग रखे हुए थे। अगर आप टीसीएस की, इन्फोसिस की, इन सब की बात करेंगे जो खैर कोर प्रोग्रामिंग वाले जॉब्स हैं स्पेशली। अगर मान लीजिए मेरी कंपनी में पहले 200 लोग थे जो एंट्री लेवल इंजीनियर थे, जो बेसिक बस कोडिंग करते थे। अब मुझे शायद 200 की जरूरत नहीं है, अब मैं वो काम शायद 20 से 25 से 50 से कर सकता हूँ, क्योंकि अब वो लोग 4 गुना स्पीड से कोड लिख रहे होंगे यूजिंग ये जो नए एआई टूल्स हैं इनसे। तो इम्पैक्ट थोड़ा सा ये जरूर होने वाला है कि जो एंट्री लेवल जॉब्स हैं वो थोड़ी सी कम होने वाली है। तो टीसीएस अगर 50,000 लोग हायर कर रहा है या करता था, सही से बोलो तो इस बात के ठीक ठाक चांसेस है कि आने वाले टाइम में कम करेगा। इसमें भी एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं। इमीडिएटली जो कम कर रहे हैं वो टीसीएस नहीं है, वो माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जो प्रोडक्ट कंपनीज है वो है जो कोर कोडिंग वाले जॉब्स थे। टीसीएस के भी कम होंगे, पर उनके पास मान लीजिए आज की तारीख में 10%, 15%, 20% कोर कोडिंग के जॉब्स होते थे, तो वो कम होंगे। अभी इनके मोस्टली जो लोग काम करते हैं वो इंटरनल टूल्स पे काम करते थे, चीजों को मेंटेन करने में काम करते थे, स्क्रिप्टिंग में काम करते थे, बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसमें अगर आप टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह में जाएंगे तो आप काम कर रहे होते हैं। वहां तक अभी एआई का इम्पैक्ट पहुंचा नहीं है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि पहुंचेगा भी नहीं, पर अभी इमीडिएट जो इम्पैक्ट है वो थोड़ी सी जो कोड वाली, इमीडिएट कोडिंग वाली कंपनीज है उनमें ज्यादा है। बट आने वाले 4 से 5 साल में लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि इम्पैक्ट ओवरऑल होने वाला है टेक इंडस्ट्री में। तो अगेन कमिंग टू द आइडिया, बच्चा क्या चेंज करे? अभी तो वो फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्विस बेस्ड कंपनी की बात कर रहा हूँ, वो रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टी वो सब तैयार करके जा रहा है। क्या उसको एआई चैट जीपीटी यूज कर ही रहा है ना? तो रिलेटिवली वैकेंसीज लॉन्ग रन में तो कम होंगी। उसको ये सीखना चाहिए कि कोड वगैरह कैसे एफिशिएंटली लिखें यूजिंग चैट जीपीटी या क्लाउड, जितने भी टूल्स हमारे हैं, तैयार होना चाहिए अपने आप को। बिल्कुल, ये यहाँ पर वही कैलकुलेटर वाला आर्गुमेंट है जो मैंने अभी भी देखा। मैं कॉलेजेस में भी जाता हूँ, बहुत सारे मेंटर्स हैं जिनसे बातचीत होती रहती है, तो बहुत सारे लोगों का अभी भी यही मानना है कि जो बच्चा कोडिंग सीख रहा है ना, उसको ये सब टूल्स यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये टूल्स यूज करोगे तो आप प्रोग्रामिंग ठीक सीख नहीं पाओगे, आपको याद नहीं होगा। ये सोच गलत नहीं है आइडियली, अगर आप बात करें। ऐसा नहीं कि वो बच्चों का बुरा चाह रहे हैं। टू गिव यू एनालॉजी, मैं भी ये मानता हूँ कि यार 15 तक तो टेबल आने चाहिए। बेसिक मैथ करना आसान हो जाता है, हर जगह आप कैलकुलेटर यूज नहीं करते। हाँ, पर अगेन अगर आप बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे तो भी आप ओवरऑल काम स्लो कर रहे होंगे, है ना? तो यहाँ पर भी अब यही बात है कोडिंग में भी कि एक तरीका तो यह है कि मुझे आता है चैट जीपीटी यूज करना, इसकी हेल्प लेकर कोड कैसे करना है ये मुझे आता है। जैसे मैं दूसरा आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी भी अगर आप माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसी कंपनियों के लिए कोड प्रिपेयर करते हैं, डीएसए राउंड के लिए प्रिपरेशन करते हैं, तो लोग ये बोलते थे कि भाई कोड ना सिस्टम पर मत लिखो, कोड व्हाइट बोर्ड पर लिखो या पेपर पर लिखो, क्योंकि इंटरव्यू में कोड व्हाइट बोर्ड पर ही लिखाया जाता था। प्री कोविड में बात कर रहा हूँ, कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, फिजिकल इंटरव्यू में कि वो बोलेगा आपको भाई ये कोड आपको लिखना है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, जाओ बोर्ड पर लिख दो। अब होता क्या था, बोर्ड पर जाकर पहली बार जब आप कोड लिख रहे हैं, 5 साल से कंपनी में अपनी काम कर रहे थे, अब जाकर बोर्ड पर लिखना शुरू किया तो समझ नहीं आता कि ऑटो कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ऑटो कंप्लीट की तो आपको आदत पड़ चुकी है। तो आपको वो कोड लिखना आता था, तब भी जाकर इंटरव्यू में परफॉर्म नहीं कर पाए। तो ये बोलते थे कि भाई बेसिक जो उसमें बेसिक कोडिंग के प्रिंसिपल्स ही लगते हैं जो डीएसए वगैरह के इंटरव्यूज होते हैं, तो भाई उतना कोड आप बेसिक मेथड्स के नाम जो है वो आप याद रख पाओ, तो इसलिए आपको व्हाइट बोर्ड पर प्रिपेयर करना चाहिए, पेपर पर कोड लिखना प्रिपेयर करना चाहिए, गलतियां ना हो, बैक स्पेस नहीं है वहां पर, आप थोड़ा गंदगी फैला दोगे बोर्ड पर, ये सब आपको ध्यान रखना है कि वो कैसे करना है। उतनी बात अभी भी ट्रू है कि आप ऐसा ना हो कि आप अभी ये जो टूल्स आ रहे हैं इन पर डिपेंडेंट हो जाएं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि 2 नंबर को प्लस करने का भी कोड लिख दो या बेसिक कोई कोड लिख दो, तो आप लिख ही नहीं पा रहे कि नहीं सर चैट जीपीटी होगा तो ही लिख पाऊंगा। तो उतना डिपेंडेंस सही नहीं है, बट एट द सेम टाइम आपको ये भी साथ साथ देखना है कि मैं इनको यूज करके अपनी एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकता हूँ, इनको यूज करके अपनी करेक्टनेस कैसे बढ़ा सकता हूँ, इनको यूज करके मैं ओवरऑल एक अच्छा बेसिकली डेवलपर कैसे बन सकता हूँ, अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर कैसे बन सकता हूँ। कंक्लूजन मेरे को जो समझ आ रहा है, कुछ बहुत अलग से नहीं करना, एआई टूल्स का इस्तेमाल करके जो कर रहे हो उससे और एफिशिएंटली करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ये भी माहौल बना रहे हैं कि जैसे जॉब्स बिल्कुल ही चली जाएंगी। ऐसा नहीं है, जॉब्स जाएंगी नहीं, कुछ रोल्स कम होंगे, कुछ रोल खत्म होंगे, धीरे धीरे कुछ रोल नए बढ़ेंगे। ओवरऑल जनसंख्या बढ़ रही है, जनता बढ़ रही है, तो जॉब्स भी बढ़ेंगे। अगर मैं ओवरऑल जॉब्स की बात करूं तो ओवरऑल जॉब्स बढ़ेंगे, पर आज ये बताना पॉसिबल नहीं है कि वो जॉब्स क्या होंगे। नहीं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे होता है ना बचपन में, अभी भी कहीं सुनते हैं कि यार ये एक फैक्ट्री है नॉर्वे में फॉर एग्जांपल, नीचे से जाना है कि ऊपर से जाना है, तो क्या बोल रहा था मैं कि जो मतलब कोएग्जिस्टेंस की बात है कि ऐसी फैक्ट्री है जिसके अंदर फॉर एग्जांपल ह्यूमंस है ही नहीं, एक वॉचमैन है, कुत्ता एक तरफ से आके आटा डालते, दूसरे तरफ से बिस्किट निकल जाता है। आने वाले टाइम में क्या एआई और ह्यूमंस कोएग्जिस्ट करेंगे, या यहाँ भी ऐसा होने वाला है कि एक वॉचमैन और सब कुछ जो है वो एआई कर रहा है?
नहीं देखिए, अभी जितनी कंपनीज मॉडल्स लेकर आ रही हैं, अपने जो प्रोडक्ट्स लेकर आ रही हैं, वो सब मोस्टली को एग्जिस्टेंस वाले मॉडल्स हैं। जैसे कि अगर हम इनका देखिए, कोई भी कंपनी किसी प्रोडक्ट का नाम ऐसे ही नहीं रख देती कि चलो आज ये नाम सोचा तो ये रख दिया, है ना। पूरी आपकी मार्केटिंग टीम, पूरी आपकी टेक्निकल टीम, सबका बहुत लंबा इनपुट होता है, तब नाम रखे जाते हैं। अभी जो कंपनी लीड कर रही है ओपन एआई के साथ, जो मेन कोलैबोरेशन में जो प्रोडक्ट्स बना रही है, वो कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि उनका मेन इन्वेस्टमेंट है ओपन एआई के अंदर। उन्होंने जो अपने एआई टूल का नाम रखा है, उन्होंने अपना एआई टूल का नाम रखा है कोपायलट। और ये बहुत ही सोचा समझा नाम है, और मुझे ऐसा लगता है इतना परफेक्ट नेम शायद किसी प्रोडक्ट का पहले अभी कुछ सालों में मैंने नहीं सुना किसी ने रखा हो। कि ये बोलने की यही कोशिश कर रहे हैं। को पायलट का क्या मतलब है, जब आप प्लेन उड़ाते हैं तो वहां क्या होता है, आप मेन पायलट होते हैं और आपके साथ एक को पायलट होता है जिसको आप काम बता रहे होते हैं, भाई ये चेंज कर दो, हमारी हाइट इतने पर चेंज कर दो, ये बाकी काम ऐसे कर दो, जो अभी सीख रहा है काइंड ऑफ, वो आपका को पायलट है जो आपकी हेल्प कर रहा है ना। ऑटो पायलट यहाँ बोलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, समझना है हमको। ऑटो पायलट नहीं, को पायलट है, इंसान ही है उस केस में जो आपके लिए बाकी काम कर रहा है। तो यहाँ पर भी बोल रहे हैं, चाहे कोडिंग लिखने में हेल्प के लिए हो, चाहे पीपीटी बनाने में हेल्प के लिए हो, वर्ड डॉक्यूमेंट में हेल्प के लिए हो, जो माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च कर रहा है वो लॉन्च कर रहा है को पायलट की। पायलट सीट में अभी भी आप ही हैं, डिसीजन मेकर अभी भी आप ही हैं, करना क्या है ये अभी भी आप ही देख रहे हैं। वो थोड़े से जो मीनियल लेवल के काम थे, थोड़े से जो बेसिक लेवल के काम थे, जो आपको बार बार हाथ से करने पड़ रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा समय लग रहा था, वो ये आपके लिए इंप्रूव कर रहा है, जिससे आपको टाइम थोड़ा कम लगना शुरू हो जाए। तो पहली बात तो ये कि मोस्टली टूल्स ऐसे आ रहे हैं। ये प्रोग्रामिंग में कैसे एग्जांपल दूं मैं, जैसे कि बहुत सारे चैट टूल्स हैं आजकल। आप अगर बात करें हमारी जैसे चैटिंग एप्लीकेशंस हैं, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स हो, है ना, या स्लैक करके एक जैसे बहुत पॉपुलर चैट एप्लीकेशन है, बहुत सारे जो टीम्स के अंदर लोग यूज करते हैं। तो आजकल मोस्टली लोग अपने एआईज के ना स्लैक बॉट्स बना रहे हैं, यानी या टीम्स के बॉट्स बना रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है, तो उनका ये कहना है कि भाई आप एक काम करो, आपकी टीम्स में, आप बेसिकली टीम्स में या स्लैक में आपने ग्रुप बनाया हुआ है अपनी टीम का, जिसमें आप 10 लोग हो, 10 डेवलपर्स आपस में बातचीत करते हो, कोई डिजाइन डॉक्यूमेंट शेयर करता है वहां पर, कोई अपना कोड शेयर करता है, कोई कुछ और शेयर करता है। इनका ऐसा कहना है 10 के साथ आप एक और आदमी ऐड कर लो जो कि मेरा बॉट है, मेरा एआई टूल है। अब आपकी टीम में 11 लोग हैं, ठीक है, आपकी एक मीटिंग हुई, मीटिंग होने के बाद आप वो जो एआई वाला बॉट है, आप वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाए, दूसरा आदमी आकर उसको टैग करके बोलेगा कि यार मीटिंग में क्या हुआ, जरा उसकी समरी बता दो। तो आप ये मानकर चलिए कि वो हर समय है, हर जगह है, आपके जितने भी काम हो रहे हैं, आप उसको बोलो यार पिछले 2 दिन में जरा जो जो बग्स लॉग हुए हैं अपने आप जाकर जरा वो निकाल कर बता दो, तो वो आपको निकाल कर बता देगा, क्योंकि वो चैट में वहां पर इन्वॉल्व है। एक स्मार्ट आदमी लगातार आपकी सारी बात सुन रहा है। हाँ, अब वो कितना स्मार्ट होगा वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कौन सा बॉट है, बट एक ऐसा आदमी जिसको काम करने में समय नहीं लगता, जो 24 घंटे मौजूद है, जो कोई मीटिंग मिस नहीं करता, कोई कोड रिव्यू मिस नहीं करता, वो अपने आप जाकर कोड रिव्यू भी कर रहा है बेसिक लेवल के। आपने अपने टीममेट्स को बोला कोड रिव्यू कर दीजिए, वो भी जाकर अपना दिमाग लगा रहा है कि यार बेसिक चीजें तो मैं भी कोड जाकर कोड कमेंट्स डाल सकता हूँ। वो कोड कमेंट डालेगा, आप बोलोगे फिक्स कर दोगे क्या, बोलेगा हाँ मैं काम करता हूँ, इसके लिए पुल रिक्वेस्ट में आप ही ने जो कोड लिखा है इसी में थोड़ा सा चेंज मैं भी ऐड कर देता हूँ कि आपका काम इंप्रूव हो जाए। तो अभी जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं धीरे धीरे वो सब इसी टाइप के हैं, जो को एग्जिस्टेंस वाले हैं, कि भाई हम आपके साथ को एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमंस के साथ को एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली क्योंकि एफिशिएंसी इंप्रूव होगी, तो अभी जो कंपनी जिन कामों में जितने लोग रखती थी वो कम लोग रखेंगे, बट अगर आप लॉन्गर टर्म में देखेंगे तो कंपनी काम कम नहीं करना चाहती है। देखिए कोई भी कंपनी किस तरह से काम करती है, वो देखती है मैं 100 लोग रख सकती हूँ, है ना, मेरे पास इतना ही खर्च करने के लिए पैसा है, तो मैं 100 लोगों में जितना काम कर सकता हूँ मैं उतना काम करूंगा। अगर मेरा सडनली वो काम 50 लोग करने लगेंगे तो बहुत ही कम कंपनीज की अप्रोच ही होती है कि मैं एक काम करती हूँ 50 लोगों को निकाल देती हूँ। कंपनी ये सोचती है कि मैं 100 लोगों से ज्यादा क्या काम कर सकती हूँ, कितने नए क्लाइंट्स में ऑनबोर्ड कर सकता हूँ। तो ऐसा भी नहीं है कि जॉब बहुत ज्यादा कम होंगी, जॉब कम होंगी बट काम ज्यादा होगा। समझ गया, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेल के काम करो, कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। एक आखिरी बात और, जैसे मेरा भी कहीं नहीं किसी न किसी हद तक मानना है कि जो हमारे कॉलेजेस हैं, जो करिकुलम्स चलाते हैं वो थोड़े से आउटडेटेड रहते हैं, है ना। हम बच्चों से ही बात करते हैं, या इवन मैं अगर गेट के सिलेबस की बात करूं, मैं गेट के लिए बच्चों को ट्रेन कर रहा होता हूँ, आज तक जावा भी नहीं आई है, कैन यू इमेजिन, आज तक वो सी ही पूछ रहे हैं। अब कुछ आइडिया है कि नहीं, फंडामेंटल रिमेन्स द सेम, दैट इज ओके, बट आपको मार्केट के हिसाब से भी चेंज होना होता है, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। तो वही ऑर्थोडॉक्स 10 पुराने सब्जेक्ट, हालांकि अभी डीए नई ब्रांच लाए हैं, बट स्टिल पुराना कंप्यूटर साइंस भी तो चेंज हुआ है ना, उसको नहीं कंसीडर किया। बिल्कुल। तो हमारे जो कॉलेजेस हैं, मैं ऐसा मानता हूँ जैसे इलेक्ट्रिकल था, धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने डेवलपमेंट की एक नई ब्रांच बना दी, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स वालों ने कंप्यूटर बनाया और इतना डेवलपमेंट हुआ कि एक नई ब्रांच कंप्यूटर साइंस बन गई। आज से मैं 10-15 साल पहले की बात करूं तो या तो कंप्यूटर साइंस होता था या तो आईटी होता था। कुछ लोगों ने सॉफ्टवेयर या नेटवर्क चलाया है, बट वो इतना कूल नहीं था। बट आजकल बहुत सारे कॉलेजेस हैं
जो आर्टिफिशियल एआई है, डेटा साइंस है, इसमें प्रॉपर ग्रेजुएशन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, बिल्कुल, उनके बारे में क्या थॉट प्रोसेस है? मतलब क्या ये जो जितने चेंजेस कर रहे हैं, इज इट गुड, और क्या वो एट पार हैं, और क्या बच्चों को इनको सीरियसली कंसीडर करना चाहिए? मतलब बड़ा कंफ्यूजन होता है ना काउंसलिंग टाइम में कि यार सर कंप्यूटर साइंस लेना है या एआई लेना है, क्या पढ़ाएंगे इसके अंदर? इररिलेवेंट तो नहीं हो जाएगा समय के साथ? हाँ। तो देखिए ये बात सही है। पहली बात अगर करें तो कि कोर्सेज को चेंज होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं भी अभी मैं जहाँ से पास आउट हूँ उस यूनिवर्सिटी में गया था कुछ समय पहले ये सजेस्ट करने के लिए कि वो बेसिकली अपने नेक्स्ट ईयर का जो सिलेबस है वो फाइनल कर रहे थे, करिकुलम फाइनल कर रहे थे। वहाँ मुझे भी उन्होंने बुलाया था कमेंट्स के लिए, तो मैं भी जाकर वहाँ डिस्कस कर रहा था। बट ये बात क्लियर है कि ये सिलेबस बहुत ज्यादा आउटडेटेड है बहुत सारी चीजों में, वो चाहे हमारी स्कूलिंग का सिलेबस हो या अभी बीटेक का सिलेबस हो, और उसको बहुत तेजी से हमको चेंज करने की जरूरत है ताकि बच्चा 4 साल ऐसा ना करे। अभी क्या होता है ना मोस्टली कि कॉलेज में टाइम बस किसी तरह बिता लूं, फिर रूम पर आकर मैं जो करूंगा उससे डिफाइन होगा कि मैंने ग्रेजुएशन में क्या किया। करेक्ट। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कॉलेज में तो मोस्टली टाइम मैंने वेस्ट ही कर दिया। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टोटल टाइम वेस्ट है कॉलेज में, बट उसको काफी ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है ना। तो चेंजेस रैपिडली चाहिए। अब बात आई कि चेंजेस तो चलिए हो रहे हैं, नई ब्रांचेस आ रही हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर चेंजेस नहीं भी हुए तो अभी नई ब्रांचेस आ रही हैं। बहुत सारे लोग स्पेशलाइजेशन इन एआई, स्पेशलाइजेशन इन मशीन लर्निंग ऑफर कर रहे हैं। क्या वो अच्छा है या खराब है? देखिए ओवरऑल अगर मार्केट ट्रेंड्स के हिसाब से देखें तो अच्छा है। इसका मतलब अगर हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक पहुंच गए हैं सीरियसनेस में कि भाई इन चीजों पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसका किसी भी कॉलेज में आज मोर देन 50% से ज्यादा इनटेक सीएसआईटी वाले हैं। बिल्कुल, हाँ, ये भी बहुत बड़ा चेंज हुआ है। कोर ब्रांचेस में बच्चों का इंटेक बहुत कम हो गया है ना। यहाँ पर सीट्स भी बढ़ी हैं कंप्यूटर साइंस में, और नई नई ब्रांचेस भी, नई बेसिकली स्पेशलाइजेशन भी आ रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि बच्चों के लिए मैं एक बात ये भी बता दूं कि अगर आप सिलेबस कंपेयर करें किन्हीं दो ब्रांचेस का, आप एआई का सिलेबस कंपेयर करें विद कंप्यूटर साइंस, तो आपको ऐसा समझ आएगा कि 4 साल में जो 40 सब्जेक्ट आपको पढ़ने थे, शायद 3 या 4 सब्जेक्ट आपके लिए डिफरेंट किए गए हैं एआई मशीन लर्निंग में। तो वो अच्छा है अगर आप वो दूसरी ब्रांच भी आपको मिल रही है आप वो भी ले लें, बट इसको मेक और ब्रेक वाली स्थिति ना बना लें कि नहीं अगर मैंने कंप्यूटर साइंस की जगह एआई ले ली तो ये कंप्लीटली डिफरेंट है, मैं कुछ और ही बन के निकलूंगा, मेरा सारा सिलेबस अपडेटेड है। तो इसमें अच्छी बात यह है कि चेंजेस होना शुरू हुए हैं, बट खराब बात यह है कि चेंजेस अभी उतने हुए नहीं जितने होने चाहिए। नहीं तो एआई लूं या सीएस लूं, कौन सी ब्रांच लेनी चाहिए? देखिए अगर आपको एआई मिल रही है तो आप एआई भी ले सकते हैं, पर मैं अगेन वही बोल रहा हूँ कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों ब्रांचेस में। 2-3 सब्जेक्ट चेंज तो आपके इलेक्टिव हो जाते हैं बेस्ड ऑन कौन से कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, वो कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चला रहे हैं। जिसकी रैंक कम में क्लोज हो रही है, बिल्कुल, या जिसमें कम डोनेशन लग रही है वो ले लो, बात खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आप ये मानकर चलें कि ये सारी की सारी ब्रांचेस कंप्यूटर साइंस ही हैं। बच्चे बोलते हैं ना सर ये वाली विद ऑनर्स मिल रही है, इसमें कोर्स एक्स्ट्रा होगा, इसके 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा है फीस ही में। मैंने कहा भाई सस्ती वाली ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल ठीक बात है। अब मैं एक बात बस बच्चों की तैयारी के लिए जो आपने इससे पहले क्वेश्चन पूछा था उसमें ये बात और ऐड करना चाह रहा था, एक एनालॉजी जो मैंने उससे मिस कर दी, कि आपने बोला था बच्चे किस तरह से तैयारी करें, क्या थॉट प्रोसेस चेंज करें। कि हम बेसिकली एआई का जो नई दुनिया आने वाली है, हर जगह वर्क प्लेस में जहाँ एआई यूज होने वाला है वहां वो बेटर कर पाए, है ना। तो ये मेरी ओरिजिनल थॉट प्रोसेस नहीं थी, बट मैंने 2-4 लोगों से बात की जो एआई में मशीन लर्निंग में स्टार्टअप कर रहे हैं, बहुत सीनियर लोग हैं। जो फाइनल थोड़ा सा डिस्कशन निकल कर आया 2-4 डिस्कशन के बाद, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि देखिए होना ये है धीरे धीरे, और ये सिर्फ सॉफ्टवेयर की बात नहीं है, मोस्टली हर इंडस्ट्री की बात है। आप चाहे फिल्म इंडस्ट्री में दे लें, है ना, वहां पर भी अभी बात हो रही थी। तमिल इंडस्ट्री का एक इंसान वहां पर बैठा हुआ था डिस्कशन में, जिसने बताया कि आजकल जो एडिटिंग वाला जो काम है उसमें बहुत कम एडिटर रखे जाने लगे हैं, क्योंकि बहुत प्रोफेशनल एआई वाले टूल्स आ गए हैं जो बहुत तेजी से एडिट करते हैं। Correct. तो जो फिल्म पहले 100, 150, 200 दिन में एडिट हो पाती थी, आज वो फिल्म 30-40 दिन में एडिट हो जाती है। सेम चीज गोज विद पहले शूटिंग से पहले मान लीजिए आपको कोई सीन डिजाइन करना होता था, तो पहले आर्टिस्ट होते थे जो छोटा छोटा वो सीन डिजाइन करते थे, ड्राइंग बनाते थे, पहले ड्राइंग बनती थी, उसके बाद फिर उसका एक्चुअल सेट बनता है, क्योंकि सेट बनने में बहुत पैसा लगना है। अरे ड्राइंग बननी थी, मेरे को कोई बता रहा था कि मान लीजिए शाहरुख खान को स्टोरी सुनानी है, आपसे स्टोरी सुनाओगे विजुअलाइज नहीं कर पाएगा, तो प्रॉपर 500 ड्राइंग शीट्स की जो वो बता रहा है ना, हीरो एंटर हो रहा है, तो सो दैट शाहरुख खान कैन विजुअलाइज, तो उसकी शीट प्रॉपर स्केच आर्टिस्ट से बनवा के लेके जा रहे हैं। करेक्ट, वो पूरी एक बुकलेट लेके जा रहे हैं। तो उन सब चीजों में देखिए पैसे की इंपॉर्टेंट बात नहीं है। मुझे भी पहले ये लगा, मैंने कहा सर फिर तो पैसा बहुत कम लगने लगेगा आपकी इंडस्ट्री में। उन्होंने बोला यार पैसे का ये पूरा गेम नहीं है, गेम जो है वो टाइम का है। क्योंकि पैसे की अगर मैं बात करूंगा, 100 करोड़ पिक्चर का बजट है मेरी, तो 80 करोड़ तो रजनीकांत ही लेकर जा रहा है, जो मेन हीरो है वही लेकर जा रहा है, तो मैं टोटल बजट में कितना ही कम कर सकता हूँ। पर मेन बात यह है मैं सारा पैसा उठाता हूँ मार्केट से,
और उसके बाद 1 साल पिक्चर बनती है, 1 साल उसको रिलीज होने में लगता है, 2 साल मुझे उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। मुझे लग नहीं रहा बहुत ज्यादा समय है इस चीज में कि रजनी अन्ना भी अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट सेल करने लगे। बिल्कुल। और मूवी कोई और कर रहा है, बस बाद में फेस रजनीकांत का है। और क्योंकि फिर रजनीकांत एक साथ 20 मूवी बना पा रहे होंगे तो वो 80 करोड़ भी चार्ज नहीं करेंगे। हाँ, वो अलग चीज है। बट आज की तारीख में जो नए टूल्स आ रहे हैं, इनकी वजह से समय बहुत बच रहा है कि मैं सेट जल्दी बना सकता हूँ, मैं शूट जल्दी कर सकता हूँ, मैं एडिट जल्दी कर सकता हूँ। ये मूवी की मैंने बात की, अकाउंटिंग में भी ऐसा ही हो रहा है, प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही हो रहा है। तो बेसिकली होने क्या वाला है, वहां पर भी देखिए कौन गया जो ये बता रहा था कि स्केच कैसा बनाना है, जो डायरेक्टर है उसकी जॉब थोड़ी गई नहीं, उसकी जॉब तो और एफिशिएंट हो गई, वो अपना काम और अच्छे से कर पा रहा है। जो स्केच आर्टिस्ट था, जो स्केच बना रहा था, उसकी जॉब चली गई। प्रोग्रामिंग में भी ऐसा ही होने वाला है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल लेकर बताऊं, जहां से मैंने करियर स्टार्ट किया 2013 में, तो ऐसी बहुत सारी मोस्ट ऑफ द कंपनीज में, स्टार्टअप्स में, हर जगह सेटअप यही होता है। आप बड़ी कंपनी में आज जा रहे हैं, वहां भी सेटअप यही होता है कि कंपनी में 1 या 2 सीनियर इंजीनियर होते हैं जिनको थोड़ा सा ज्ञान है कि प्रोजेक्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है, प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर किस तरह का है, क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइनल डिलीवरी की जिम्मेदारी उनकी है। उसके अलावा आपने बहुत सारे नए नए फ्रेशर लड़के हायर किए हुए हैं जिनको बहुत लिमिटेड अभी प्रोग्रामिंग की समझ है, प्रोग्रामिंग सीख भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, पर उनका डे टू डे जॉब क्या होता है। जैसे मैं अगेन अपना एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ, मैंने जहां से शुरू किया वहां एक हमारे जो सीटीओ थे वो बहुत अच्छे लेवल के कोडर थे, बहुत अच्छे लेवल के टेक्निकल इंसान थे, इनको 20-25 साल का एक्सपीरियंस था। उन्होंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिया, उन्होंने उसका आर्किटेक्चर बनाया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि मुझे किस तरह से ये बनाना है, कैसे सोल्यूशन बनेगा, क्या क्या पीस ऑफ कोड लिखा जाएगा। उसके बाद मेरे जैसे फ्रेश कॉलेज पास आउट उन्होंने 5-6 लोगों को हायर कर लिया। अब उसके बाद वो रोज सुबह हमको बताएंगे कि भाई ये वर्क आइटम है, ये वर्क आइटम है, ये वर्क आइटम है, इस पे तुम्हें काम करके लाना है। हम जाएंगे, अपनी समझ से जितना बेस्ट काम कर पा रहे हैं वो काम करेंगे। शाम को एक पुल रिक्वेस्ट रेज करेंगे, शाम को कोड ले जाकर उनको दिखाएंगे कि रघु मैंने काम पूरा कर लिया, आप देख लीजिए। अब वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका जॉब रोल है कि पहली बात तो वो हमको देखकर ये बताएं कि हमने कोड कितना अच्छा कितना खराब लिखा है, इस कोड में क्या क्या ठीक हो सकता था, क्या क्या खराब हो सकता था। वो हमको दोबारा बोलेंगे कि जाओ ये सारे जो मैंने आपको फीडबैक दिए ये सब फिक्स करके लाओ। मैं वापस जाऊंगा, अगले दिन वो फिर से फिक्स करके लाऊंगा। उसके बाद वो कोड पूरे की पूरी जो पिक्चर बन रही है वहां कैसे प्लग इन होगा, पूरा जो सॉफ्टवेयर बन रहा है, अगला कोड मुझसे क्या लिखवाना है, बाकी लोगों का कोड उसमें कैसे लगेगा, ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। ये मुझे नहीं पता था एज जूनियर इंजीनियर। अब अगर आप वो सेम कंपनी आज स्टार्ट कर रहे होते तो आपको शायद उन 5 लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, उनमें से शायद 1 या 2 से आपका काम चल जाता। क्योंकि वो जो थोड़ा बगी कोड आपको लिखवाना है और बहुत एग्जैक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी आपने डिफाइन कर दिया है। धीरे धीरे जब आप सीनियर बनते हैं ना सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, तो होता ही है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट और ज्यादा फजी होता जाता है कि स्टेटमेंट है ही नहीं भैया, प्रॉब्लम है, आपको खुद देखना है, प्रॉब्लम भी खुद ही फिगर आउट करना है कि प्रॉब्लम है क्या। जो जूनियर इंजीनियर होता है, जो फ्रेश आया, उसको एकदम एग्जैक्ट बताया जाता है, भाई ये प्रॉब्लम है, इसका एक फंक्शन बनाकर लाना है, इसका एक कोड लिखना है, ये इनपुट होना चाहिए, ये आउटपुट होना चाहिए। अब जो उतना काम है, बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड काम है, वो आपके एलएलएम कर रहे होंगे, तो वो आप एलएलएम को दोगे। अब जो रघु का काम है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गया, बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि वो क्या करेगा, जो भी सीनियर इंजीनियर का काम है वो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया, क्योंकि वो इमीडिएटली जो क्लाउड आप बोल लीजिए या को पायलट बोल लीजिए, चैट जीपीटी बोल लीजिए, उससे वो पीस ऑफ कोड लिखवाएगा, उसका चैट जीपीटी को बताएगा तुमने कहाँ गलती की, कहाँ सही किया, उसको दोबारा से बोलेगा सही करने के लिए। पर जो काम आइटरेशन में पहले पूरा दिन लगता था, वो आइटरेशन में 2 मिनट लग रहे होंगे, तो वो कितनी स्पीड से कोड जनरेट कर पाएगा ये आप सोच सकते हैं। तो अगर हम बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आपको अभी से जो काम आपको पहले कंपनी में जाकर 5 साल बाद करना होता था, ये सोचने का कि भाई किस तरह से मेरा काम जो है वो इम्प्रूव होगा, मैं किस तरह से पूरी प्रॉब्लम के बारे में सोच सकता हूँ, किस तरह का आर्किटेक्चर होगा, वो आपको इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको कॉलेज से ही सीनियर इंजीनियर की तरह परफॉर्म करना है। मतलब इसमें अगेन एक लर्निंग ये भी है, जैसा कुछ लोग को लगता है ना मेरे को कुछ नहीं करना, सब कुछ हो जाएगा। आपको अपने फील्ड की नॉलेज, एक्सपर्टीज हासिल करनी पड़ेगी। यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट, तभी होगा कि आप उस टूल को, उस को पायलट को, उस असिस्टेंट को अच्छे से यूज कर पाओ। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि मेरे को अपने ऑफिस में पेंटिंग्स लगानी है ना, और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं किसी आर्टिस्ट को एक्चुअल पैसे दूं और बनवाऊं। मैंने कहा यार एक काम करते हैं, चैट जीपीटी से पेंटिंग्स बनवा लेते हैं। लेकिन मेरे को नहीं पता कितने टाइप की पेंटिंग्स होती हैं, ऑयल पेंटिंग, ये पेंटिंग, वो पेंटिंग, फिर उसमें हर आर्टिस्ट का स्टाइल अलग होता है, कंटेम्प्रेरी है, ये है, वो है, कौन हिस्टोरिकल बनाता है, कोई मॉडर्न आर्ट बना रहा है। अगर मेरे को ये सब पता होगा तो ही तो मैं उसको अच्छे प्रॉम्प्ट दे पाऊंगा, वरना तो मैं अल्टीमेटली ये लिखूंगा क्रिएट 10 पेंटिंग्स फॉर माय ऑफिस, और उसमें मजा नहीं आएगा। करेक्ट। तो अगर कोई पेंटर है तो भी अगर वो अगर वो अच्छे से काम कर रहा है, विच कम्स टू लास्ट सेक्शन ऑफ दिस डिस्कशन, कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है
और जो फ्रीलांसिंग है वो बहुत सॉलिड होने वाली है। अगर आप पेंटर हो ना, आपके पास नॉलेज है, आपने 15 साल काम किया, आप ये मत सोचो कि चैट जीपीटी के आने के बाद आपकी नौकरी चली जाएगी। आपको ये देखना है, क्योंकि मेरे को तो अभी भी नहीं पता ना, क्लाइंट को प्रॉब्लम सॉल्व चाहिए। आपको ये देखना है कि आपको अपना कितना काम चैट जीपीटी से करवाना है। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, आपको 10 असिस्टेंट रखने की जरूरत नहीं कि जल्दी जल्दी बनवा रहा हूं मैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप कितनी आसान है, फ्रीलांस कितनी आसान है चैट जीपीटी या एआई टूल्स के आने के बाद। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ये ओवरऑल इंडस्ट्री ट्रेंड एक्चुअली इनसे पहले भी था कि जो हमारे एआई टूल्स आए हैं, इनके आने से पहले भी यही था कि जो कंपनियां है ना वो बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। जैसे आप अगर व्हाट्सएप का एग्जांपल लें, जब व्हाट्सएप 1 बिलियन में बिका तो उसके टोटल एम्प्लॉइज 35 थे, है ना। टेक टीम 15 लोगों की थी। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां बन रही हैं बहुत छोटी छोटी टीम्स के साथ। और वो छोटी टीम्स होते होते आप देखेंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है, जो छोटी कंपनीज है उनको प्रेफरेंस मिलेगी, जो इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर हैं, आप तो फ्रीलांसिंग करते हैं, उनको प्रेफरेंस मिलेगी। क्योंकि अब आपको एक छोटा काम करने के लिए, छोटा प्रोजेक्ट बनाने के लिए 10 लोगों की जरूरत नहीं है। आपके पास इतने सारे अलग अलग तरह के टूल्स हैं कि आप ये सब टूल्स यूज करके वो काम कर सकते हैं। और अगर आप किसी कंपनी की बात करें, हम भी अपनी कंपनी में काम करते हैं, आपका भी यही है कि आप सिर्फ उस चीज पर टाइम लगाना चाहते हैं जो आपकी कोर एक्सपर्टीज है। बाकी जो भी काम है वो आप चाहते हैं कि यार मैं किसी और को दे दूं, ये काम कोई और करे। चाहे आप उसमें शायद पैसे बचा सकते हैं, बट फिर भी आप क्या कोशिश करते हैं, मैं अपनी कोर एक्सपर्टीज में पैसे बनाऊंगा, बाकी काम नहीं करूंगा। बहुत छोटा सा एग्जांपल है, आप माइक्रोसॉफ्ट में, क्या माइक्रोसॉफ्ट अपना ट्रांसपोर्टेशन खुद से मैनेज करता है? नहीं, एक्सटर्नल ठेकेदार है, उसको दिया हुआ है कि भाई मेरी ये रिक्वायरमेंट है, पूरी होनी चाहिए, टेंशन नहीं चाहिए, आउटसोर्स। मेरे यहाँ सफाई कौन करेगा? कोई और करेगा। इवन इस हद तक कि माइक्रोसॉफ्ट जो पूरी दुनिया का कोड बना रही है, हमारा जो सैलरी का टूल है वो माइक्रोसॉफ्ट का नहीं था, एक एक्सटर्नल वेंडर का था। क्यों बनाना है जब किसी ने क्रैक की हुई है प्रॉब्लम? क्यों बनाना है? अच्छा, वो उसको मेंटेन करेगा, वो सिर्फ एक एक्सपर्ट को नहीं बेच रहा है, एक कंपनी को नहीं बेच रहा है, उसका वो टूल 100 कंपनीज में चल रहा है सैलरी मैनेजमेंट के लिए। तो हर आदमी सिर्फ अपना कोर काम करना चाहता है। कैंटीन वाला कौन सा टूल था वो, जो कैंटीन पूरा ऑटोमेट? हाँ, मैं भूल गया उस ऐप का नाम, हंगर बॉक्स। तो उसने क्रैक कर दिया, तो वो सॉल्व कर रहा है। हाँ, तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला भाई ये वाला टूल लगा लेते हैं, अपना नहीं बनाएंगे। बट नाउ द पॉइंट इज कि हंगर बॉक्स को 500 आदमी की टेक टीम रखने की जरूरत है क्या? नहीं। हाँ, तो वो छोटे छोटे टूल्स आप बना सकते हैं, या बहुत छोटी टीम्स के साथ, इंडिविजुअल्स भी कुछ बना सकते हैं, बट बहुत छोटी टीम्स के साथ भी आप देखेंगे कि आप ऐसा धंधा करना आसान है जो आप बहुत सारे लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं। तो अगर आपको अच्छे पैसे भी कमाने हैं आईटी फील्ड में, यू डोंट नीड इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको एक स्किल सेट चाहिए, आपको उस पर जबरदस्त तरह से काम करना है। क्लाइंट्स भी जब अच्छा काम करोगे तो धीरे धीरे खुद मिल जाएंगे। तो मतलब जो होता है ना कि मैं कैसे करूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, या मेरे को उस्ताद चाहिए। बिल्कुल, मैं तो बोलता भी हूँ ना, यू डोंट नीड अ गुरु नाउअडेज। यूट्यूब से स्टार्ट करो, चैट जीपीटी पे दिमाग लगाते रहो, धीरे 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 धीरे। हमें स्टूडियो सेटअप कैसे करना है, लाइटिंग कैसी होनी चाहिए, हमें किसने बताया? धीरे धीरे सीख जाते हो, यू फिगर आउट। बिल्कुल, करना स्टार्ट करो। बहुत सारे लोग ना सोचने में बहुत समय लगा देते हैं, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है। अरे भाई, करना स्टार्ट करोगे, गलतियां करोगे, उसके बाद इंप्रूवमेंट खुद हो जाएगा। फीडबैक खुद से मिलता रहता है, ऐसा नहीं कि फीडबैक मिलता ही नहीं, आप हमेशा गलती करते रहोगे। आप कम से कम करना स्टार्ट करो, समय लगाना स्टार्ट करो, चैट जीपीटी को यूज करना स्टार्ट करो। प्रोग्रामिंग सीखनी है तो शुरू करो। मैं जहां भी जाता हूँ बच्चे मुझसे ही पूछते रहते हैं, सर सी पढ़ना है, जावा पढ़ना है, पाइथन पढ़ना है, अभी तक क्या पढ़ा? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं पढ़ा। अभी वो चंद्रमा और इन सबके सही एंगल माने का इंतजार कर रहा है। हाँ, मतलब वो ये वेट कर रहा है कि यार मुझे सही आंसर पता चलेगा, मैं तभी मेहनत करूं, वरना मेरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। भाई, मेहनत वेस्ट नहीं हो रही है, आप पहले समय लगाएं काम करने में। वो जो समय है वो आपका हमेशा काम आने वाला है, जो आपने बिताया है। जैसे कि आज ये सेशन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं, लेट्स सी कैसी क्वालिटी जाती है, बच्चों को कैसा लगता है, डज दैट मेक सेंस और नॉट। और बच्चों से भी एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी बताओ ये सेशन कैसा लगा, और फ्यूचर में और क्या क्या किस तरह की बात हम कर सकते हैं। ये तो बड़ा कमाल का, मतलब इसमें कुछ हमें करना भी नहीं पड़ रहा है खास। हाँ, ये बस नॉलेज शेयरिंग वाली बात है। अगर आपको लग रहा है किसी भी टॉपिक के बारे में, सर इस टॉपिक के बारे में और जानना है, जहाँ तसल्ली से बैठकर बात हो सके, हम भी अलग से बैठकर ना सुने। सर मैं मेट्रो में जाता हूँ, ऑफिस में जाता हूँ, जाते जाते ही सुन लूं, कम से कम चीज के बारे में मुझे बहुत सारी नॉलेज हो जाए, पॉडकास्टिंग कल्चर जो है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाए। तो आप नीचे लिख सकते हैं, वो टेक रिलेटेड हो सकता है, नॉट रिलेटेड भी हो सकता है, किसी भी चीज के बारे में अगर आप सुनना चाहते हैं। ये जो इंस्टाग्राम और जो शॉर्ट फॉर्मेट है ना, उसको कंज्यूम करने से दिमाग फ्राई हो जाता है। बिल्कुल, उससे तो बहुत बेटर है कि आप लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट कंज्यूम करो। बिल्कुल, कुछ ना कुछ अल्टीमेटली आप सीखते हो। हम खुद भी इतने पॉडकास्ट कंज्यूम कर रहे होते हैं, और बहुत सारी लर्निंग आपको मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में पिछले 1-2 साल में जो लर्निंग है बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है। इट इज बिकॉज ऑफ कि आप बहुत सारे एक्सपर्ट्स को पॉडकास्ट में सुन पा रहे हो और डिटेल में सुन पा रहे हो। ऐसा नहीं कि 2 मिनट में तो देखिए
बस मैगी बन पाती है, मैगी भी ठीक से नहीं बन पाती। लेकिन है ना? 15 सेकंड में रील पूरी हो जाती है इंस्टाग्राम की। हाँ। अरे लोग उसे भी कभी कभी स्क्रॉल कर रहे होते हैं कि यार बहुत जल्दी क्या क्लाइमेक्स है, जल्दी पता लगे। हाँ, तो बेसिकली इतना ही है कि आपको थोड़ा सा डिटेल में सुनना पड़ेगा। अगेन इसको आपको ऐसा नहीं कि सिस्टम पर लगाकर बैठना है, लगातार देखना है। इधर उधर जाते हुए, कम्यूट करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए आप कभी भी ये चीजें सुन सकते हैं। और इन जनरल आप थोड़ा सा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में इंप्रूव हो पाएगी। पर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जो भी टॉपिक ऐसा है जो आपको लग रहा है कि भाई इस बारे में और बात हो सकती है, तो वो कमेंट करके जरूर बताना है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। आप लोग ये देखिए, अब ये मैं कुछ बोलूंगा नहीं, फिर लोग कहेंगे जेंडर बाइजिंग है। सड़क पे चलते चलते बीच में ब्रेक मार दिया एकदम। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आप चाहते हो कि हम फर्दर डिस्कशन करें। लेट इट बी एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक स्टूडेंट के जीवन में बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं ना जिस पे उसे काम करना है। तो वो पढ़ाई के बारे में हो सकता है, वो प्रोफेशन के बारे में हो सकता है, वो कोई और प्रॉब्लम के बारे में हो सकता है। तो अपन उस पर डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।